तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 13 और 14 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये करंट अफेयर होंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर डेली क्विजेस होती है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम नजर डालेंगे जो 10 और 11 जनवरी का होमवर्क का क्वेश्चन था वो क्या था। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, जस्टिस सुधांशु धूलिया अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इस सवाल के लिए जो ऑप्शन दिए गए थे वो थे राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर गुवाहाटी। आप में से कई लोगों ने इसका जवाब सही दिया है। इसका जो सही जवाब है वो है गुवाहाटी। अब यहाँ पर किसकी बात हुई, तो यहाँ पर बात हुई है गुवाहाटी की, क्योंकि ये गुवाहाटी के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो गुवाहाटी आता कहाँ पर है, तो ये आता है आसाम में। अब यहाँ पर आसाम की बात हुई है तो आसाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखना भी जरूरी है। तो ये है मैप में आसाम। आसाम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। आसाम का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद में वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, और उसके बाद में वहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है जगदीश मुखी। उसके बाद में यहाँ पर हमें आसाम दिख रहा है, तो आसाम से भारत के कौन से राज्य की सीमा लगती है, या फिर अगर हम आसाम की बात करें तो आसाम से बांग्लादेश की सीमा लगती है, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो यहाँ पर आता है। तो आसाम से जो है वो बांग्लादेश की सीमा लगती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आसाम में जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है आसाम, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है। तो चाय की खेती के लिए आसाम जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो आज का करंट अफेयर है उसमें जो आज का पहला सवाल है वो है, अ बुक टाइटल द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया इज रिटन बाय हुम। द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है मोनिका दास, एस के सिंघल, हिमा कोहली या फिर एस वी कुरैशी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है एस वी कुरैशी। अब एस वी कुरैशी कौन है, तो ये जो है ये सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। कब से कब तक रह चुके हैं, तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो 2010 से 2012 तक रह चुकी है। अब इन्होंने ये जो बुक लिखी है, जिस बुक का नाम है द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन की बात हुई है, तो वर्तमान में भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है, तो उनका नाम है सुनील अरोड़ा। उसके बाद में एक नई नियुक्ति हुई है उमेश सिन्हा जी की, वो जो है वो डेप्यूटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन है उसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, और भारत के जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था सुकुमार सेन। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से चीफ इलेक्शन कमीशन से प्राप्त होती है। उसके बाद में जो दूसरा सवाल है वो है, विच कंट्री ऑर्गेनाइज द फोर्थ वन प्लैनेट समिट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विच एम एट प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी। किस देश ने चौथे वन प्लैनेट समिट का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया, जिसका उद्देश्य विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना है। तो इस सवाल के लिए जो ऑप्शन है वो है भारत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या फिर नॉर्वे। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है फ्रांस। अब ये किसने किया है, तो ये फ्रांस ने किया है। उसके बाद में अब ये वन प्लैनेट समिट है क्या, तो जो बायोडाइवर्सिटी होती है यानी कि जैव विविधता होती है उसके बारे में कहीं ना कहीं उसका जो प्रमोट करने के लिए या फिर उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है वो इस डे को जो है यानी कि वन प्लैनेट समिट का जो है वो आयोजन किया गया था। अब वन प्लैनेट समिट जो है इसमें आयोजन में किसने किसने भाग लिया था, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसका जो उद्घाटन है वो 3 लोगों ने किया है, और तीनों ही लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अलग अलग फील्ड से आते हैं। जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है, जो 3 लोग हैं उसमें एक व्यक्ति है जो है सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के, जिनका नाम है एंटोनियो गुटारेस। उसके बाद में एक है फ्रांस के प्रेसिडेंट जिनका नाम है एमेनुअल मैक्रोन, और एक व्यक्ति जो है वो है वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है डेविड मालपासो। यानी कि 3 व्यक्ति जो है उन्होंने इसका जो है वो उद्घाटन किया है। उसके बाद में अब यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो उद्घाटन है ये किसने किया है, फ्रांस ने किया है। तो फ्रांस की बात हो गई है तो फ्रांस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पता होना जरूरी है। तो फ्रांस की जो कैपिटल है वो क्या है, वो है पेरिस। उसके बाद में वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो तो हमें यहाँ दिख ही रहे, इमैनुअल मैक्रोन, और वहाँ के जो पीएम है यानी कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है जीन कास्टेक्स। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो आज का अगला सवाल है यानी कि तीसरा सवाल है वो है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 85वां, 86वां, 87वां या फिर 88वां। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 85वां।
अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की। अब ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है क्या, और भारत की रैंक अगर 85वीं है तो एक नंबर पर कौन सी कंट्री है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है, तो हेनले पासपोर्ट जो है वो एक हेनले पार्टनर्स करके कंपनी है जो इसे जारी करती है। अब ये जारी कैसे करती है, तो ये डाटा लेती है किससे, अब ये डाटा अगर लेंगी तो ये डाटा किससे लेंगी, तो ये डाटा लेंगी IATA से। अब IATA का मतलब क्या होता है, तो IATA यानी ये होता है कि जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उससे ये डाटा लेती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जिसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में, और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1945 में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हेनले एंड पार्टनर्स कंपनी है वो IATA से डाटा लेती है, और उसके बाद में जो है वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो जारी करती है, यानी कि कौन से कंट्री है जिसका पासपोर्ट सबसे अच्छा है। तो जो कंट्री है जिसका पासपोर्ट सबसे अच्छा है वो है जापान। जापान के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं 190 कंट्रीज़ का जो है वो वीज़ा उनके लिए फ्री है, और वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में जो है वो विजिट कर सकते हैं। उसके बाद में ये उनका तीसरा साल है कि वो एक नंबर पर रहे हैं। उसके बाद में टोटल 110 कंट्रीज़ है, उसमें भारत की रैंक 85 नंबर की आई है। उसके बाद में जो भारत का स्कोर है वो क्या है, तो भारत का जो स्कोर है वो है 58। तो इतनी जानकारी हमें पासपोर्ट से या फिर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो आज का अगला सवाल है यानी कि चौथा सवाल है वो है RBI कैंसल्स द लाइसेंस ऑफ वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, शक्तिकांत दास इज विच रैंक गवर्नर ऑफ RBI ने वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर कौन से रैंक के हैं, इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 25वें, 26वें, 27वें या फिर 28वें। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 25वें, यानी कि जो शक्तिकांत दास है जो कि वर्तमान में RBI के गवर्नर है वो 25वें नंबर के गवर्नर है। उसके बाद में RBI ने क्या किया है, तो जो वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक है उसका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया है। अब ये बैंक आती कहाँ पर है, तो ये बैंक आती है उस्मानाबाद में जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद में RBI ने ये तीसरी बैंक है जिसका जो लाइसेंस है वो रद्द किया है। इसके पहले वो 2 बैंकों का लाइसेंस जो है महाराष्ट्र के वो रद्द कर चुके हैं। वो कौन सी बैंक है, तो एक बैंक जो है उसमें की वो है कराड़ जनता सहकारी बैंक, और जो दूसरी बैंक है वो है सुभद्रा जनता सहकारी बैंक। तो ये 2 बैंक है जिनका जो लाइसेंस है वो रद्द हो गया है, और ये तीसरी बैंक बन गई है वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक जो कि महाराष्ट्र की तीसरी बैंक है जिसका लाइसेंस जो है वो RBI ने रद्द किया है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं RBI की बात हुई है तो RBI से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना जरूरी है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो फाउंडेशन है यानी कि इसका जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। कौन से एक्ट के तहत हुआ था, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत इसका गठन हुआ था। उसके बाद में इसका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण जो है वो 1949 में हुआ है। इसके जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था सर ऑसबर्न स्मिथ, और जो वर्तमान में 25वें गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। उसके बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो मुंबई में है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक चैंपियन एग्नेस केलेटी टर्न्स 100 ईयर्स, शी बिलोंग्स टू विच नेशन। सबसे पुरानी जीवित ओलंपिक चैंपियन एग्नेस केलेटी 100 साल की हो गई है, वह किस राष्ट्र की है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वह है हंगरी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या फिर नॉर्वे। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है हंगरी। अब यहाँ पर किसकी बात है, तो सबसे पुरानी जो जीवित ओलंपिक चैंपियन है एग्नेस केलेटी वो 100 साल की हो गई। अब ये एग्नेस केलेटी जो है ये कौन से खेल से संबंधित है ये भी पता होना जरूरी है। तो ये जो है ये जिम्नास्टिक से रिलेटेड है। उसके बाद में अब यहाँ पर हंगरी की बात हुई है तो हंगरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पता होना जरूरी है। तो हंगरी की जो कैपिटल है वो क्या है, वो है बुडापेस्ट। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका क्या नाम है, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जैनस अडेर। उसके बाद में वहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, तो वो है फॉरिंट, FORINT फॉरिंट। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो हमारा अगला सवाल है वो है हु विल लॉन्च खादी प्राकृतिक पेंट डेवलप बाय KVIC। KVIC द्वारा विकसित खादी प्राकृत पेंट का शुभारंभ कौन करेगा, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद या फिर धर्मेंद्र प्रधान। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है नितिन गडकरी। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है खादी प्राकृतिक पेंट यानी कि खादी प्राकृत पेंट की। अब इसका क्या मतलब होता है, तो जो भारत सरकार है उन्होंने काफ़ी अभियान चलाया है किसानों के लिए। उसमें एक अभियान जो है वो ये है कि वो है KVIC का। अब KVIC यानी क्या होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसका ये मतलब होता है कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। अब इसका क्या मतलब है, तो जो किसान है उनके पास जो गाय होती है या फिर जो भैंस होती है उनका जो गोबर होगा या फिर जिसे डंग कहा जाता है, तो वो काऊ डंग यानी कि जो गाय का डंग होगा उससे जो है ये पेंट बनाया गया है।
तो ये पेंट जो है ये मार्केट में अवेलेबल होगा और इसे बेचा जाएगा और इससे जो है वो जो किसान है उनकी कहीं ना कहीं आय बढ़ेगी, इसीलिए इस कार्यक्रम का जो है वो शुरुआत करी गई है। उसके बाद में इसका उद्घाटन या फिर इसका लॉन्च कौन करेंगे, तो इसका लॉन्च करेंगे नितिन गडकरी। अब नितिन गडकरी जी कौन है, तो ये भारत के जो है वो सड़क मंत्री है। उसके बाद में अब यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर जी दिख रहा है और हमें रविशंकर प्रसाद दिख रहा है और धर्मेंद्र प्रधान दिख रहा है। तो ये कौन है, तो रविशंकर प्रसाद जो है वो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन और भारत के जो है वो कानून मंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद में नरेंद्र सिंह तोमर और धर्मेंद्र प्रधान कौन है, तो चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। तो ये जो दिख रहा है हमें, ये है नरेंद्र सिंह तोमर जो कि एग्रीकल्चर और फार्मर मिनिस्टर है, और ये दिख रहा है हमें धर्मेंद्र प्रधान जो कि भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर है। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है जिग्मेट डोलमा फ्रॉम इंडिया सिक्योर्ड द विच पोजिशन इन द ढाका मैराथन 2021। भारत के जिग्मेट डोलमा ने ढाका मैराथन 2021 में कौन सा स्थान हासिल किया है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है चौथा, छठवां, सातवां या फिर आठवां। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है चौथा। अब यहाँ पर किसकी बात है, तो यहाँ पर बात हुई जिग्मेट डोलमा की। अब ये बिलोंग कहाँ से करती है, तो ये बिलोंग करती है लद्दाख से। अब ये लद्दाख से बिलोंग करती है तो ये लद्दाख में कौन सी पोस्ट पर है, तो ये लद्दाख में पुलिस डिपार्टमेंट में काम करती है। उसके बाद में इन्होंने जो है वो चौथी रैंक ली है। तो पहली रैंक किसकी है, तो पहली रैंक जो मेन में आई है वो है हिचाम लाकोनी की, जो कि मोरक्को से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ढाका कहाँ पर है, तो बांग्लादेश में। तो ये मैराथन जो है हर साल मनाती क्यों है, तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो बंग बंधु थे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, वो पाकिस्तान से जेल से छूटकर बांग्लादेश जो है वो आए थे 1972 में। इसीलिए जो 1972 से जो है वो मैराथन जो है वो वहाँ पर मनाई जाने लगी ढाका में, और इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो हमारा अगला सवाल है वो है विच कंट्री डिक्लेयर्ड एज कंट्री इन फोकस फॉर 51st IFFI। 51वें IFFI के लिए किस देश को कंट्री इन फोकस घोषित किया गया है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत या फिर न्यूजीलैंड। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है बांग्लादेश। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि IFFI यानी होता क्या है, तो IFFI यानी होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत कहाँ पर होगी, तो इसकी शुरुआत जो है वो भारत के गोवा में होगी, और कब से कब तक होगी, तो 16 जनवरी से 24 जनवरी तक होगी। उसके बाद में कंट्री इन फोकस जो है, यानी कि जो कंट्री है जो फोकस में रहने वाली है इस साल, वो कौन सी कंट्री है, तो वो बांग्लादेश है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं बांग्लादेश की बात हुई तो बांग्लादेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पता होना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं बांग्लादेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। लेकिन एक बात मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो फोटो दिख रहा है ये कौन से लड़के का है और इसने इस साल बांग्लादेश के लिए क्या पुरस्कार जीता है, इसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ। लेकिन इनका नाम जो है वो यहाँ पर दिख रहा है वो है सादत रहमान। इन्होंने क्या किया है ये मैं आगे आपको बताता हूँ। बांग्लादेश की बात हुई है तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका, वहाँ की जो करेंसी है वो है टका, और जो बांग्लादेश का फॉर्मेशन है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1971 में। उसके बाद में जो बांग्लादेश के PM है वो है शेख हसीना, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल हामिद। उसके बाद में यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ये जो सादत रहमान दिख रहे हैं ये कौन है, तो सादत रहमान जो है उन्हें एक पुरस्कार दिया गया है इस साल। अब वो पुरस्कार कौन सा है, तो उन्हें जो है वो साइबर बुलिंग के लिए इस साल अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल लेवल पर, चिल्ड्रन पीस के लिए। तो इसीलिए इनका नाम जरूरी था, इसीलिए मैंने आपको ये भी बता दिया। उसके बाद जो आज का अगला सवाल है वो है नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन 12 जनवरी टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। इट वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन। स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाने के लिए हर साल 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार कब मनाया गया था, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 1985, 1863, 1897 या फिर 1988। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 1985। अब यहाँ पर किसकी बात हुई, तो यहाँ पर बात हुई है स्वामी विवेकानंद जी की। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जो कि काफ़ी लोगों को पता नहीं रहती है, वो ये है कि स्वामी विवेकानंद का जो बचपन का नाम था, यानी कि जो उनका बर्थ नेम था वो क्या था, तो वो था नरेंद्रनाथ दत्त। उसके बाद में उनका जो जन्म है वो कब हुआ है, तो उनका जो जन्म है वो हुआ है 12 जनवरी 1863 को। अब हुआ कहाँ पर है, तो उनका जो जन्म है वो हुआ है 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में। तो उनका जो मृत्यु है वो कब हुआ है, वो हुआ है 4 जुलाई 1902 को, और कहाँ पर हुआ है, तो कोलकाता में ही हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया स्वामी विवेकानंद जी का जो बचपन का नाम था वो था नरेंद्रनाथ दत्त। तो फिर उन्हें स्वामी की उपाधि किसने दी थी, तो उन्हें जो है वो स्वामी की उपाधि दी थी जो खेतड़ी के महाराज थे अजीत सिंह, उन्होंने उन्हें स्वामी की जो है वो उपाधि दी थी। उसके बाद में जो स्वामी विवेकानंद है उनके गुरु का नाम क्या था, तो उनके गुरु का जो नाम था वो था रामकृष्ण। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 1897 दिख रहा है, तो इसका क्या मतलब है, तो उन्होंने यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो है वो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी, इसीलिए
इसलिए ऑप्शन में 1897 हमें दिखाया गया है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। वो है वेस्ट बंगाल सीएम इनॉग्रेट्स 26 कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के सीएम ने 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है सुखबीर सिंह संधू, जगदीप सिंह धनखड़, अमिताभ चौधरी या फिर आनंदीबेन पटेल। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है जगदीप सिंह धनखड़। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है? तो पश्चिम बंगाल की बात हुई है। पश्चिम बंगाल के जो सीएम है उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है ममता बनर्जी, और उन्होंने ही जो है वो 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया है। वहाँ के जो गवर्नर है वो है जगदीप सिंह धनखड़। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ब्रांड एम्बेसिडर है वेस्ट बंगाल के, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है शाहरुख खान, और उन्होंने भी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस सम्मेलन में जो है वो भाग लिया था। उसके बाद में आनंदीबेन पटेल दिख रहा है, तो ये 2 राज्य की गवर्नर है। कौन से 2 राज्य? तो एक है मध्य प्रदेश और दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश। उसके बाद में अमिताभ चौधरी दिख रहा है, तो अमिताभ चौधरी कौन है? तो ये एक्सिस बैंक के सीईओ है। उसके बाद में सुखबीर सिंह संधू दिख रहा है, तो ये कौन है? तो ये NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो आज का अगला सवाल है, यानी कि जो आज का होमवर्क का क्वेश्चन है वो है भारत बायोटेक हैज अनाउंस्ड दैट इट हैज साइन एन एग्रीमेंट विथ प्रेसिका मेडिकामेंटोस फॉर द सप्लाई ऑफ इट्स कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन टू विच कंट्री। भारत बायोटेक ने घोषणा की है कि उसने अपने कोविड-19 वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए किस देश के प्रिसीमा प्रेडिसनेमोस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है ब्राज़ील, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या फिर नॉर्वे। तो अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।